ठीक है, ये पहला चैप्टर आपका है। देखिए पहला नंबर क्या है कि स्टार्ट करने से पहले क्या लिखना जरूरी है, जय मां सरस्वती का। इनके बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं है क्या। तो पहला क्लास है और बढ़िया से पढ़ना है। और इस क्लास में ये जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे विद्युत आवेश के बारे में, उसके बाद क्षेत्र के बारे में, यानी कि विद्युत आवेश के बारे में समझेंगे और विद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे। ये दोनों के बारे में समझेंगे तो ही आपका चैप्टर ये कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद आपका डेरिवेशन लगाएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ये पूरे रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। चलिए पहले नंबर विद्युत आवेश के बाद। आवेश मतलब समझते हैं, आवेश मतलब क्या होता है? आवेश मतलब क्या होता है? चार्ज। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। तो मान लीजिए कि आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो क्या कहते हैं कि मोबाइल को चार्ज में लगा दिए, ये तो कहते हैं मोबाइल को आवेश पर लगा दिए, ऐसा थोड़ा बोलते हैं। कभी कभी आप हिंदी को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी चीजों को चार्ज करना ही आवेश कहलाता है ना। तो आवेश का परिभाषा क्या होता है भैया, हमको ये बता दीजिए, है ना। आवेश किसे कहते हैं भैया, तो हम आपको हर चीज बताएंगे, दिल थाम के बैठिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन पहला नंबर आपको चाहिए बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। बेसिक से पढ़ेंगे, उसका निचोड़ लाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्लास 11 में आप बढ़िया से ना पढ़ेंगे कोई चीज को, तो इसलिए हम यहाँ पे पूरा बेसिक से यहाँ पे खींचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर हम देखते हैं कि विद्युत आवेश का। पहले विद्युत आवेश का मात्रक देखते हैं, क्या क्या मात्रक होता है, क्योंकि ये सारी चीज आपको क्लास 10th में ही पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में ही पढ़ाया क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन आप पढ़े नहीं होंगे। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक, क्योंकि विद्युत आवेश का क्या क्या मात्रक होता है ना। विद्युत आवेश जो होता है उसका क्या क्या मात्रक होता है, तो तीन प्रकार का जो है वो मात्रक होता है। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद रखना आज दिन के बाद। पहला होता है MKS, CGS और फैराडे। ठीक है, MKS पहला क्या होता है, जैसे हम नोट बनाते हैं यहाँ पे लिखते हैं, उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, पहला क्या होता है MKS, दूसरा क्या होता है CGS और तीसरा क्या होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। तीसरा क्या होता है? फैराडे। हिंदी लिखिए, इंग्लिश फैराडे लिखिए, बात तो बराबर। फैराडे में तो फैराडे है ना, कोई दिक्कत? चलिए फैराडे। अब हम देखेंगे कि MKS, CGS और फैराडे आप 11th में पढ़े होंगे, नहीं तो क्लास 10th में जरूर आप पढ़ेंगे। ही बात तो नहीं है कि भैया हमारे लिए नया है। देखिए आपको परेशानियां कब आती है 12th में, जब आपको नया नया चीज पढ़ने के लिए जब मिल जाता है। जैसे कि आपको मैथ में कुछ नया नया चैप्टर पढ़ने के लिए मिलता है तो आपको परेशानी हो जाती है, बेचैनी आ जाता है। आप तो पहले त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, लेकिन आपको 12th में पढ़ना पड़ता है इनवर्स त्रिकोणमिति, है ना, फंक्शन। कहने मतलब यह है कि इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ता है। 10th में क्या पढ़े थे? त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति सिर्फ पढ़े थे, है ना। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होता है, और कोई दिक्कत यहाँ नहीं है ना। नया जब आपको नया चीज पढ़ने के लिए जब मिलता है तो आपको परेशानी होने लगती है ना। और यहाँ पे आपको परेशानी अभी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये सारा चीज कभी ना कभी आप पढ़े हैं, इसलिए आपको परेशानियां यहाँ पे नहीं हो रही है। तो MKS जो होता है ये SI यूनिट, इसका SI यूनिट, इसका SI मात्रक क्या होता है? SI यूनिट समझिएगा। कि MKS में जो कूलाम और एम्पियर होता है, MKS के अंतर्गत क्या होता है? कूलाम एंड एम्पियर, कूलाम और एम्पियर। ठीक है, कूलाम और एम्पियर, यानी कि MKS जो होता है वो SI यूनिट होता है। MKS जो होता है वो SI यूनिट होता है।
और इसके अंतर्गत क्या आता है, कूलम और एम्पियर। एमकेएस के अंतर्गत क्या आता है, कूलम और एम्पियर मात्रक आता है। कहीं दिक्कत इतना नहीं होगी, ये पूरा बेसिक है ना। कभी एग्जाम में आपसे ये सब चीज पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये सब का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बहुत पीछे हो जाइएगा, है ना। हमें अगर रहता कि तुरंत चैप्टर के ऊपर आ जाते तो हम आ जाते, कोई दिक्कत नहीं था। अब आते हैं सीजीएस में। सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस के अंतर्गत 2 गो आता है। सीजीएस के अंतर्गत जो है वह 2 गो, सीजीएस के अंतर्गत कितना आता है, तो सीजीएस के अंतर्गत 2 आता है। सीजीएस के अंतर्गत कितना आता है बताइए, 2 आता है। कौन कौन आता है सीजीएस के अंतर्गत? 2 आता है। पहला आता है ईएसयू, ईएसयू और अगला आता है ईएमयू, ईएमयू, ईएमयू। ये 2 प्रकार के सीजीएस के अंतर्गत 2 प्रकार के मात्रकों को हम देखते हैं, ईएमयू और ईएसयू और ईएमयू देखते हैं, ठीक है। अब समझिएगा कि अब बोलिएगा ईएसयू और ईएमयू क्या है भैया, हमको ये थोड़ा समझा दीजिए। जैसे ईएसयू आपका होता है विद्युत स्थैतिक मात्रक, विद्युत स्थैतिक मात्रक। बहुत बेसिक से गीच रहे बउआ, बहुत बेसिक से एकदम क्लास 11 का भी चीज यहाँ बताकर हम निकाल गए है ना। इसमें क्लास 11 का चीज हम 11 का गीच रहे हैं, ताकि 11 का हम नहीं पढ़ाएंगे, 12 का पढ़ाने लगेंगे तो आप समझ लीजिए, कहिएगा भैया पढ़ाई होगी हमारे बस के खत्म हो गया, बस की बात हमारी पढ़ाई अब नहीं है, क्योंकि ओवरफ्लो होने लगेगा। तो हम हर चीज मिला के चल रहे हैं। विद्युत स्थैतिक मात्रक। और ईएमयू को क्या कहते हैं, ईएमयू को कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब तो इतना कहीं दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। ईएसयू होता है विद्युत स्थैतिक मात्रक होता है, और ईएमयू क्या होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। इतना दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। विद्युत स्थैतिक मात्रक के अंतर्गत कौन कौन से मात्रक आते हैं, विद्युत स्थैतिक मात्रक के अंतर्गत ईएसयू के अंतर्गत, ईएसयू के अंतर्गत जो है, ईएसयू के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से मात्रक आते हैं, तो स्टेट कूलम, स्टेट कूलम को ईएसयू दर्शाते हैं। स्टेट कूलम आता है, स्टेट कूलम आता है और फ्रैंकलिन आता है, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम, स्टेट कूलम क्या है, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन के बारे में आप जानते हैं, फ्रैंकलिन के बारे में पता है, थोड़ा सा भी आप लोगों को पता है, फ्रैंकलिन के बारे में आपको पता है, थोड़ा सा भी नहीं पता है। फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक था, है ना, फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक था। बेसिक से समझना है, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है, अभी बहुत दिन बाकी है ना, अभी बहुत है, समय बहुत है, एकदम नॉलेज लेकर चलना है। फ्रैंकलिन जो था ये एक वैज्ञानिक था, आपको पता है, नहीं पता जान लीजिए, ये एक वैज्ञानिक थे। और अभी आपको पता है कि पतंग उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने भी पतंग उड़ाया था। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने भी पतंग उड़ाया, और इसमें ही पता किया था कि जो आसमान में बिजलियां कड़कती है क्या उसमें आवेश होता है कि नहीं होता है। यही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने ये पता लगाया था कि जो बिजली कड़कती है उसमें आवेश होता है कि नहीं होता है। यदि आवेश होता है तो जैसा यहाँ आवेश होता है, पृथ्वी पर आवेश होता है, वैसा आवेश है या नहीं है उसमें। वो बिजली चमकती है उसमें आवेश कैसा है, जैसा हमारे धरती पे आवेश है, जैसा हमारे पृथ्वी पर आवेश है, वैसा आवेश है या नहीं, कि दूसरा आवेश इसमें होता है। उसने पता लगाया। किसने पता लगाया? फ्रैंकलिन ने पता लगाया। कैसे पता लगाया? एक पतंग को उड़ाया था, एक पतंग को उड़ाया था, और पतंग के माध्यम से उन्होंने पता लगाया था, पतंग के माध्यम से उन्होंने पता लगाया था कि जो है बिजली जो कड़कती है उसमें आवेश होता है, उसमें आवेश होता है, उसमें करंट होता है, उस बिजली में करंट होता है। और वो भी करंट कैसा होता है, तो जैसा हमारी पृथ्वी पर है वैसा करंट होता है, और बड़ा तगड़ा वाला करंट होता है।
है ना, बड़ा तगड़ा वाला करंट होता है। और किसने बताया था, तो किसने बताया था, तो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने जो है पतंग को उड़ाया था और एक पतंग के माध्यम से जो है उन्होंने बताया था। इस प्रकार से एक पतंग बनाया था। शायद पतंग गलत बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास किया, नाप देते हैं ना, नापो करते हैं ना आप लोग, चलिए बढ़िया से नापते हैं, इस प्रकार से नापते हैं यहाँ पर, और यहाँ से दौड़ा डाल के खींच लेते हैं और यहाँ इस प्रकार से मांझा को पकड़ लेते हैं। क्या जी उड़ा रहे हैं, क्या कितना बेहतरीन से उड़ा रहे हैं। तो यही वैज्ञानिक है जिन्होंने पतंग को उड़ाया और आकाश में जो बिजली कड़कती है, उसने दिमाग लगाया कि चलो देखा जाए कि जो आसमान में जो बिजलियां कड़कती है, आसमान में जो बिजली कड़कती है, क्या वह बिजली जैसा हमारे पृथ्वी पर वो बिजली है वैसा बिजली उसमें है या नहीं है, उसमें कैसा आवेश है। तो इसने किसके माध्यम से पता लगाया, तो पतंग के माध्यम से पता लगाया, है ना। और उसके बाद ये जो इसका जो आप लोग कुछ ही कहते होंगे, तो इसने इसको चालक बनाया, इसको जो है चालक लिया, चालक मतलब इसमें ऐसा चीज लिया कि ये जो है क्या हो, इसमें आवेश का प्रवाह हो सके, यदि आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो अगर आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो समझ लीजिए कि करंट को पता लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा मान लिया जाए कि आप बोर्ड को छूते हैं तो आपको करंट लगता है, बोर्ड को आप छूते तो करंट लगता नहीं लगता है, जब तक आप किसी प्रकार का अनएक्टिविटी कार्य नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, हम इसको टच करते हैं, इसको करंट हमको नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बोर्ड के ऊपरी भाग को छू रहे हैं, है ना, बोर्ड के भीतरी भाग को छूएंगे तब हमको करंट लगेगा। दूसरी बात, अगर बोर्ड पे हम लोहा घुसा देंगे तो करंट लग सकता है, तो हमें करंट लग सकता है। तो उसी प्रकार ये जो चालक लिया था, ये जो लिया था, तो इसमें क्या किया था कि इसमें जो है एक ऐसा कुछ ही बनाया था जिसमें कि जो है चालक प्रवाह हो सके, आवेश का प्रवाह हो सके, तब तो पता चलेगा, तब तो पता लगेगा ना कि जो आवेश उसमें है या नहीं है, चार्ज उसमें होता है या नहीं होता। बस इतना सा कहानी था इसके बारे में, और हमको ये सब बताना कोई जरूरत नहीं, सब कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये सब बेसिक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, और जब इसके बारे में देख ही लिए हैं तो थोड़ा सा और देख ही लेते हैं, थोड़ा सा और देख ही लेते हैं। फ्रैंकलिन के बारे में जब देखें तो और देख लेते हैं। जैसे एक कूलॉम बराबर कितना होता है, कभी कोई पूछता है कि एक कूलॉम बराबर कितना होता है, कितना मान होता है, एक कूलॉम बराबर कितना मान होता है, तो याद रखिएगा 3 गुने 10 टू द पावर 9, 3 गुने 10 टू द पावर 9। एक कूलॉम बराबर कितना होता है, 3 गुने 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलॉम, स्टेट लिख देते हैं यहाँ पर स्टेट कूलॉम, समझ जाइएगा, स्टेट कूलॉम। एक कूलॉम बराबर कितना होता है, एक कूलॉम बराबर कितना होता है, 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलॉम होता है, कहीं दिक्कत है। और एक कूलॉम बराबर कितना होता है, कभी पूछेगा कि एक कूलॉम बराबर जो है वह एब में कितना होता है, एब में कूलॉम कितना होता है। तो अगर एक कूलॉम पूछे स्टेट कूलॉम में, तो 3 गुना 10 टू द पावर 9 होगा। अगर एक कूलॉम पूछे आपसे कितना होता है, तो बोलेगा 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलॉम। अगर पूछेगा एब में कितना होता है, एब में, स्टेट कूलॉम में नहीं, तो एब में कितना होता है, तो एब में कितना होता है, 1 कूलॉम एब में कितना होता है, एब में कितना होता है, तो 1/10, 1/10 एब मतलब एब, है ना, याद रखिएगा, एब कूलॉम। अगर आपसे पूछेगा कि एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर कितना मान होता है, 1 फैराडे बराबर कितना मान होता है, तो याद रखिएगा 96,500 कूलॉम, 500 कूलॉम। बताइए इतना समझ आया,
जितना पढ़ा रहे मन तो लग रहा है पढ़ने की, भैया हमको थोड़ा सा भी भैया हमको डाउट नहीं हो रहा है सब चीज में। 12th आसानी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि लगा को कठिन है? एकदम लगा है। बस आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि क्लास 10th क्लास 11th को मिलाकर हम पढ़ा रहे हैं, तब आपको आसान लग रहा है। और तब हम जाकर 12th का सिलेबस पढ़ाने लगेंगे ना, तब आपका हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मास्टर वही है जो कि बच्चों की भावनाओं को समझ ले। हम आपको पता है कि आपको परेशानियां कहाँ होगी, और हमें पता था इतना दूर कहीं परेशानियां बताइए, और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछे कि एक कूलम बराबर कितना होगा, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, अगर स्टेट कूलम उससे पूछना है कि क्या चीज में पूछ रहे हो, स्टेट कूलम में पूछ रहे हो या एक कूलम में पूछ रहे हो। अगर स्टेट कूलम में पूछ रहे हो तो 3 × 10⁹, और हर साल यही बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसको कभी नहीं पूछता, इसको कभी नहीं पूछता, और इसको पूछता है, ठीक है। इसको कभी आज तक नहीं पूछे जल्दी। तो याद रखिएगा 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है, और 1 कूलम बराबर होता है 1 × 10 एक कूलम होता है, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है। अब आते हैं EMU। EMU को जैसे EMU को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय मात्रक, विद्युत चुम्बकीय मात्रक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय मात्रक। आप देखते हैं विद्युत चुम्बकीय मात्रक के अंतर्गत, देखिए विद्युत चुम्बकीय मात्रक के अंतर्गत क्या क्या आता है। विद्युत चुम्बकीय जो मात्रक होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से मात्रक आते हैं, कौन कौन से मात्रक आते हैं। पहला आता है एम कूलम, पहला आता है एम कूलम, पहला आता है एम कूलम। दूसरा क्या होता है, एम एम्पियर, एम एम्पियर। और दूसरा क्या होता है, एम एम्पियर इंटू सेकेंड। और तीसरा आपका होता है वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। ये 3 मात्रक होता है, जिसका ये तीनों मात्रक किसका होता है, EMU का होता है, ठीक है। EMU को आप पूछेगा भैया इंग्लिश में क्या होता है, ई मतलब क्या होता है विद्युत, M मतलब क्या होता है चुंबकीय, U मतलब क्या होता है मात्रक, U मतलब मात्रक। भैया थोड़ा सा इंग्लिश में बता दीजिए। E मतलब इलेक्ट्रिक, M मतलब मैग्नेट, U मतलब यूनिट मतलब मात्रक। उसका भी ध्यान यही है, ठीक है। तो हमको इंग्लिश भी थोड़ा सा जानना है, और हमको थोड़ा सा इंग्लिश जानना है, सबसे ज्यादा जानना हमको हिंदी, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा मोड़ा भूल जाने का क्या, क्योंकि हमको तो हिंदी माध्यम से पढ़ना है, हमको इंग्लिश का क्या जरूरत है हमको जानना है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको जानना जरूरी होता है। अब इतना तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़े, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ नोट डाउन पॉइंट, नोट करके लिखिएगा। पहला याद रखिएगा कि कूलम नोट, पहला याद रखिएगा कूलम स्टेट कूलम, अगला एम कूलम। हालांकि एम कूलम में कोई जरूरत यहाँ पे हमको नहीं है, नहीं हमको बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये सब पूछता है, एम कूलम नहीं पूछता, बल्कि कूलम पूछेगा, स्टेट कूलम पूछेगा और फैराडे पूछेगा। लेकिन एम कूलम को हम बार बार जोड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि आपको नॉलेज थोड़ा हो जाए। एम कूलम आपको 11th में भी है, ठीक है, एम कूलम। उसके बाद आता है फैराडे। अब इसमें इतना दिक्कत जितना लिखे उसमें परेशानी आपको है नहीं है। कूलम, स्टेट कूलम, एम कूलम और फैराडे। अब यहाँ से सवाल, भैया आपको क्यों लिखा है, क्या इसका जरूरत है हमको, क्या जरूरत है? बोले जरूरत बहुत है। इसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सबसे छोटा मात्रक है,
और कौन सबसे बड़ा मात्रक है, यही तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि चारों में से कौन सबसे छोटा मात्रक होता है और कौन सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा मात्रक होता है स्टेट कूलम, सबसे छोटा मात्रक। पूछेगा कि सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा, सबसे छोटा मात्रक क्या याद रखिएगा, स्टेट कूलम। सबसे छोटा मात्रक आपका क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो फेराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे। क्या होता है, फेराडे। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। पूछेगा सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो बोलिएगा स्टेट कूलम। और सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो बोलिएगा फेराडे। फेराडे बोलिए तो फेराडे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद तो हो गया कि फेराडे ही बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखते हैं, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा सा इंग्लिश बताएंगे, इलेक्ट्रिक 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 चार्ज। थोड़ा सा बताइए क्योंकि मास्टरों को इंग्लिश में आता है ना, जितना तो अगले बताएगा ये। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के थोड़ा सा यहां देखते हैं। अभी आवेश का परिभाषा नहीं आपको लिखा है, दिमाग में तो बैठा लीजिएगा। अभी आवेश का परिभाषा नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भैया, हम बोले टू बस पढ़ाइए कहाँ है। अभी तो आपको बेसिक ही निकाल रहे हैं। अभी घुसेंगे चैप्टर के अंदर पूरा बढ़िया तब ने। अभी तो आपको चैप्टर का छोटा सा कुछ करना आपको बता रहे हैं। अभी पूरा रूप से चैप्टर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेसिक चैप्टर का बता रहे हैं, है ना। बेसिक से वैद्युत आवेश। देखिए, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक विराम में होगा और एक गति में होगा। एक विराम में होगा और दूसरा आपका क्या होगा, गति में होगा। दो ही प्रकार का चार्ज होता है। चार्ज तो दो ही प्रकार का होगा, आवेश तो दो ही प्रकार का होगा, एक गति में होगा, एक तो विराम में होगा। भैया हमको कुछ समझ में ना आ रहा है, क्या चीज बता रहे हैं, हमारा कुछ समझ में ना आ रहा है, क्या चीज आपको बता रहे हैं। हमको कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, हिल गया दिमाग। हम बोले हिल गया तो हम जोड़ देंगे। ये समझिए, विराम का इंग्लिश क्या बोलेंगे, रेस्ट। और गति का मोशन। कहीं दिक्कत? अब बोलिए भैया, बोलिएगा भैया विद्युत आवेश दो प्रकार का बताए हैं, जिससे विराम में हो सकता है, गति में हो सकता है। हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, सही तो हम भी बता रहे हैं कि एक गति में ही होगा, एक विराम में ही होगा। चार्ज जो होता है वो दो ही प्रकार का तो होगा, चाहे वो गति कर रहा होगा, चाहे वो अस्थायी होगा। अब आप जो है एक चीज दिमाग कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि आवेश जो होता है दो ही प्रकार का, एक विराम में, एक गति में। दो ही प्रकार हो सकता है। और समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा यहां हम बता रहे हैं, थोड़ा सा यहां हम आपको रिव्यू दे रहे हैं। मान लिया जाए कि ये क्या है आपका, मान लिया जाए यहां पे आपका जो है, यहां पे लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, यहां पे मान लीजिए बोर्ड है ना। ये क्या है, बोर्ड है। ये आपका क्या है, बोर्ड है। ये बोर्ड आपका है, ये आपका स्विच वगैरह है ना, ये आपका स्विच वगैरह है। अब समझिएगा, अब इसमें से आप क्या किए हैं कि इसमें से आप जो है तार खींचे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि कोई बल्ब जलाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बल्ब जलाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बल्ब जलाने का आप क्या कर रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं।
तो ये बल्ब अभी आपका क्यों नहीं जला? मान लीजिए कि अभी आपका बल्ब यहाँ पे नहीं जला, अभी आपका बल्ब नहीं जला, तो क्या कारण हो सकता है नहीं जला? दो ही कारण हो सकता है। इसमें करंट नहीं आया है। अगर करंट आया है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तार छूटल है, तब तो ये नहीं जला। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो स्विच ऑफ होगा, अगर स्विच ऑफ है इसलिए ये बल्ब नहीं जला। अगर स्विच भी ऑन है और करंट भी आ रहा है और फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तार कटा हुआ है, कहीं ना कहीं तार कटा हुआ है। दो ही कंडीशन हो सकता है। आपको दिमाग क्लियर हो रहा है कि चाहे वो विराम में होगा, चाहे ये हो सकता है कि अभी हम स्विच में अभी जो है सिर्फ स्विच में लगाए किए हैं, पलक को क्या किया है, वो अभी होल्डर में लगाए, स्विच में लगा दिए, बोर्ड में लगा दिए हैं, और अभी हम कुछ काम नहीं किए, अभी जो है स्विच वगैरह चालू भी नहीं किए, तो अभी तो आपका करंट अस्थायी है। जब आप स्विच टिपिएगा अब वो करंट गति में आएगा, जब वो करंट गति में आएगा तो आपका बल्ब ऑटोमेटिक अब जल जाएगा। आप दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाइए कि बल्ब जल क्यों गया? बल्ब जलने का क्या कारण है? कारण यह है कि आवेश गति कर रहा है, और इससे पहले आपका बल्ब क्यों नहीं जल रहा था? क्योंकि आवेश गति नहीं कर रहा था, आवेश रुकी हुई थी, आवेश गति उस बल्ब के अंदर आवेश नहीं आया था। आप तो कहीं क्लियर है? आप क्लियर हो रहा है? अब ये बताइएगा कि हमेशा एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ये प्रथम क्षण है, फर्स्ट क्षण, ये आपका है सेकेंड क्षण। थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, है ना? क्योंकि किसी के ऊपर पहले से, जब आप किसी भी पदार्थ के ऊपर पहले से आवेश होता है, धनात्मक आवेश पहले से होता है, ऋणात्मक आवेश भी पहले से होता है, लेकिन दोनों प्रकार के आवेश जो है किसी भी पदार्थ के ऊपर पहले से होता है ना? हमेशा याद रखिएगा कि धनात्मक आवेश इसमें जो है, जब हम छड़ को एक दूसरे के संपर्क में लाए, तो इस पर ऋणात्मक चार्ज आ गया, इस पर जो है कौन सा चार्ज आ गया? ऋणात्मक चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया। थोड़ा समझिएगा, अभी इसके बारे में तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा सा चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा धन आवेश गति नहीं करता है, धन आवेश कभी भी गति में नहीं होता है। गति कौन सा आवेश करता है? ऋणात्मक आवेश गति करता है, इलेक्ट्रॉन, है ना? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति में करता है, गति रहता है ना? गति में रहता है। हमेशा ऋणात्मक आवेश ही एक ऐसा आवेश होता है जो कि गति में रहता है ना? यही गति करता है ना? यही क्या करता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। धनात्मक आवेश कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि धनात्मक आवेश हमेशा अस्थायी होता है। याद रखिएगा, धनात्मक आवेश क्या होता है? अस्थायी। धनात्मक आवेश अस्थायी होता है। अब बताइए, दिक्कत है? धनात्मक आवेश हमेशा स्थायी होता है, वो कभी भी गति नहीं करता है। और गति करता है कौन? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश जो होता है, ऋणात्मक आवेश गति करता है। ऋणात्मक आवेश क्या करता है? गति करता है, क्योंकि ऋणात्मक आवेश जो होता है स्वतंत्र होता है। ऋणात्मक आवेश क्या होता है? स्वतंत्र होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके वस्तुओं पे चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यही कारण होता है, क्योंकि ऋणात्मक आवेश अगर गति नहीं करता तो आपके ऊपर चार्ज उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ऋणात्मक आवेश ही एक ऐसा आवेश होता है जो कि स्वतंत्र रूप में होता है और यही गति करता है। कभी भी पॉजिटिव चार्ज गति नहीं करता है, धनात्मक आवेश कभी भी गति नहीं करता है। हमेशा दिमाग में खोज लीजिएगा एक बात को, है ना? आपका बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव आवेश के कारण नहीं जल रहा है, बल्कि ऋणात्मक आवेश के कारण जल रहा है, क्योंकि ऋणात्मक आवेश ही एक ऐसा आवेश होता है जो कि स्वतंत्र होता है। ठीक है, इतना दूर समझाया?
और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, एकदम बेहतरीन से खींचेंगे, बेहतरीन से चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। चलिए।